तो मेरे बेटा आपके फॉर्मूले तो मैं सब पढ़ा ही चुका हूँ, थ्योरी बता चुका हूँ। जो टॉपिक हमने वीडियो में नहीं दिए थे वो पिछली बार करवा दिए, मोबिलिटी और ये सब के बारे में। अब आगे मेरे बेटा इस वाली शीट में हमारे मेन फॉर्मूले कौन से थे भाई? एक था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ई वी टाउ अपॉन एम एल, क्योंकि v अपॉन एल ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो आपने पहले लिखा था ई टाउ अपॉन एम और ई है v अपॉन एल, तो ई वी टाउ अपॉन एम एल। एक तो आज ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी, और एक बेटा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। मेन क्योंकि पहली शीट में यही फॉर्मूले हैं, बाकी मोबिलिटी वगैरह पर एक दो न्यूमेरिकल होंगे, वो तभी कर लेंगे हम लोग। चलिए तो शुरू कर रहे हैं मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। वेटिंग रूम में कोई ना हो, बस ये देख लूं है भाई बैठे हुए हैं, तो बड़े ध्यान से सुन लेता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, एन इलेक्ट्रिक करंट, गौर से सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक करंट 20 माइक्रो एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर appears in a discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है बेटा? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर शॉर्ट में बता दूं, दो प्लेट होती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। बीच में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। वो कैसे बनाए जाते हैं, लो प्रेशर का क्या रोल है, वो सब अभी नहीं पढ़ना, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट, अंदर बीच में पॉजिटिव आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिव आयन निगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, और दोनों के फ्लो से करंट बनती है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसमें, आयन की बजाय प्रोटॉन, और वो भी इक्वल नंबर में, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक बेटा। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब इन 2 मिनट। वो कह रहे हैं ट्यूब के किसी भी क्रॉस सेक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन 2 मिनट में गुजर के जाएंगे। बात फॉर्मूले पता होने की नहीं होती बेटा, फॉर्मूले तो सब बच्चे पढ़ लेते हैं, बात होती है न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करा जाए। मान लो n इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ 2 मिनट में, तो जब उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो n प्रोटॉन्स राइट जाएंगे 2 मिनट में। टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास? 2 मिनट्स। 2 मिनट्स का मतलब 120 सेकेंड्स। आप ये बताओ I क्या होती है? तो जवाब है Q अपॉन T। तो पहले मैं पता लगाऊंगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बनने वाली करंट, और फिर पता लगाऊंगा प्रोटॉन के फ्लो से बनने वाली करंट। मेरे बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बनने वाली करंट। मेरे बेटा मुझे बताओ, बड़े गौर से सुनिएगा, है आसान लेकिन समझ, बेसिक तो शुरुआत से ही समझोगे ना। तो मान लीजिए बेटा n इलेक्ट्रॉन्स गए इस एरिया में से, क्रॉस सेक्शन में से, तो n इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया n इलेक्ट्रॉन्स गए 2 मिनट यानी 120 सेकंड में, तो कितना चार्ज गया? तो n चार्ज गया, Q इक्वल टू n 2 मिनट में यानी 120 सेकंड में। तो करंट कितनी पैदा हुई? I इज इक्वल टू n अपॉन 120। अब जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने ही प्रोटॉन गए, तो कितने प्रोटॉन्स गए? n, और हर प्रोटॉन का चार्ज E, तो कितना चार्ज का फ्लो हुआ? Ne। भाई प्रोटॉन का चार्ज भी E लोगे। कई बच्चे कहेंगे वो तो प्लस होता है, वो माइनस होता है। बेटा वो वेक्टर, वो स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर हमें करंट निकालते समय, ये लाइट चली गई है, जरा स्क्रीन का कलर डाउन हो गया है, थोड़ा साफ करने की कोशिश करता हूं। चलिए देखते रहो, यदि साफ नहीं दिखाई देगा तो मुझे बता देना, क्यों लाइट चली गई तो एकदम से डार्क डार्क हो गया है। तो मेरे बेटा यहां पर ये इतने प्रोटॉन्स का चार्ज हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, और ये भी 120 सेकंड में ही पास हुए। करंट दरअसल परफेक्ट स्केलर भी नहीं है, परफेक्ट वेक्टर भी नहीं है, ये टेंसर क्वांटिटी है।
तो तुम्हें मैंने पहले पढ़ा रखा था, जो स्केलर होती है उसमें तो चार्ज प्लस माइनस के साथ रखते हैं, वेक्टर होती है उसमें चार्ज प्लस माइनस के बगैर रखते हैं। अब ये बीच की क्वांटिटी है टेंसर, इसमें डायरेक्शन होती है, जिसमें डायरेक्शन होती है तो प्लस माइनस नहीं रखना चाहना। अब मेरे बेटा टोटल करंट कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बनने वाली करंट और प्रोटॉन के फ्लो से बनने वाली करंट, Ne/120 इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से और Ne/120 प्रोटॉन्स के फ्लो से, दोनों का सम हो गया टोटल करंट। टोटल करंट है 20 माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 n आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। तो फॉर्मूला कौन सा मेन था यहाँ, I = Q/T। बस एक बार बता दो, दिखाई दे रहा है? थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। दरअसल बारिश का मौसम हो रहा है, बिजली बिजली कड़क रही है, तो इसलिए भी हो सकता है लाइट चली गई। मेरे बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहे हैं कि इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तुमसे कह रहे हैं कि बताओ यहाँ करंट कितनी है। पहले बताओ करंट कब फ्लो होती है, जब चार्ज का फ्लो होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट बनेगी। अब करंट होती है Q/T। Q यानी मूव करने वाले चार्ज का वैल्यू, मूव करने वाला चार्ज है बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होगा 2πr/v। आप ये बताओ बेटा एक राउंड लगाने में डिस्टेंस कितनी चलता है, 2πr, और स्पीड क्या है v, तो टाइम कितना लगेगा 2πr/v। तो टाइम होगा 2πr/v, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो यहां रख देंगे और टाइम पीरियड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी 2πr/v से। अब इनमें क्या क्या मालूम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नोन है, रेडियस और वेलोसिटी नोन है, पाई की वैल्यू 3.14 नोन है, 2 तो 2 है ही है, वो हमें नोन है, तो करंट आ जाएगी आपकी एम्पियर में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में इन बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, फिर वो इलेक्ट्रॉन का आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन रेडियस, रेडियस दे रखी है 5.1 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, वो दे रखी है 6.8 इंटू 10⁻15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तुमसे कह रहे हैं करंट बताओ, भैया फ्रीक्वेंसी दे, दोनों क्वेश्चन एक पे है, वन रेडियस और वेलोसिटी देके करंट पूछी थी, अब रेडियस और फ्रीक्वेंसी देके करंट पूछ रहे हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q/T। Q है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ही तो फ्रीक्वेंसी होता है, तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, तो आप सीधे E न्यू लिख दीजिए। Q है इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो घूम रहा है, जो मूव कर रहा है, और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी, E न्यू, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपको रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन के चार्ज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां रेडियस एक्स्ट्रा दी हुई है, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 0.6 मोल, और 1 मोल होता है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, जैसे 1 डजन का मतलब होता है 12, उसी तरह से 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? लेकिन हरा हरा सा आ रहा है ना ज्यादा। चलो 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये आपका इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कह रहे हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं 50 मिनट में, 50 मिनट्स यानी 50 इंटू 60 सेकेंड्स में इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं।
किसी वायर में से, तो वायर में इतने इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में गुजर गए, तो पहला पूछ रहा है कि बेटा व्हाट इज द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द वायर, तो Q इज इक्वल टू Ne से निकाल लेना, जिसमें N दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, रख देना। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट Q/T से निकलेगी, तो पहले पार्ट में जब Q आ गया निकल गया और टाइम आपको दे रखा है 3000 आ जाएगा सेकेंड, तो दोनों को डिवाइड करके आंसर निकाल लेना, जो इजी है उनमें बस हिंट देता चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में सोडियम आयंस है और क्लोराइड आयंस है। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, आयनिक कंपाउंड है, तो सोडियम के तो 6 इंटू 10⁻16 आयंस है और क्लोराइड के 4.5 इंटू 10⁻16 आयंस 2 सेकंड में फ्लो कर गए, तो व्हाट इज द करंट। मेरे बेटा एक बात सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उधर ही करंट बनाता है और नेगेटिव चार्ज जिधर जाता है उसके अपोजिट करंट बनाता है। यदि आप सोडियम क्लोराइड आयंस लोगे, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इतने आयंस और इतने क्लोराइड आयंस पास इन 2 सेकेंड। यहां पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिए, तो तुम्हें मालूम है सोडियम आयन तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, क्लोराइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, तो मूवमेंट दोनों का अपोजिट होगा, लेकिन करंट एक ही डायरेक्शन में होगी। करंट एक ही डायरेक्शन में होगी, क्यों? सोडियम आयन राइट जाएगा तो राइट में करंट बनाएगा, क्लोराइड नेगेटिव है लेफ्ट जाएगा तो राइट में करंट बनाएगा, यानी करंट तो दोनों एक ही डायरेक्शन में बनाएंगे। तो टोटल करंट जो होगी वो सोडियम आयन से बनने वाली करंट और क्लोराइड आयन से बनने वाली करंट एक ही डायरेक्शन में होगी, तो दोनों जुड़ेंगी। अब सोडियम आयन से बनने वाली करंट यानी सारे सोडियम आयंस का चार्ज, तो कितना चार्ज है? 6 इंटू 10⁻16 सोडियम आयन है और एक सोडियम आयन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज है Na+, तो E से मल्टीप्लाई कर दो, इतने आयन और हर आयन का चार्ज डिवाइडेड बाई ये हो गया सारे सोडियम आयन का चार्ज, 2 सेकंड में पास हुए, तो चार्ज अपॉन टाइम, ये है सोडियम आयन की करंट। अब क्लोराइड पर आए, कितने क्लोराइड आयंस हैं? तो मेरे बेटा यहां पर लाइट आ गई, क्लोराइड आयंस हैं 4.5 इंटू 10⁻16 और हर क्लोराइड आयन पे भी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। भाई यदि Cl- होता, जो कि है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता, तो इसको 2e से मल्टीप्लाई करते। फिलहाल एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो e से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया सारे क्लोराइड आयंस का चार्ज और ये भी 2 सेकंड में फ्लो हुआ है, तो सोडियम आयन का चार्ज अपॉन टाइम, क्लोराइड आयंस का चार्ज अपॉन टाइम, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। वो दोनों को पुट करके करंट निकाल देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। और मेरे बेटा तुम्हें अब पता चलेगा कि स्पीड क्या होती है और किस तरह से बिना परेशान हुए स्पीड बढ़ाई जा सकती है। सेट नंबर 1 आज हो जाएगा। शीट नंबर 2 की थ्योरी मैं आपको आधे से ज्यादा थ्योरी वीडियोस के थ्रू पढ़ा चुका हूं और उम्मीद है कि 10 बार कहने के बाद आपने रिवीजन पूरा प्रॉपर कर लिया होगा। अब उसमें 2-3 टॉपिक रह गए हैं, सुपर कंडक्टर, कलर कोड, उनकी वीडियो लगभग आधा पौन घंटे की वीडियो मैं अभी घर पे भेज दूंगा, तो उसकी शीट कंप्लीट हो जाएगी, उसे रात तक पूरा देखना है। जो वीडियो अभी भेजूंगा खत्म होते ही बैच, रात तक देख लेना, आधा पौन घंटे की वीडियो है। और कल मैं शीट नंबर 2 के सीधे बचे हुए टॉपिक और न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगा। ज्यादातर शीट्स की थ्योरी हम रिकॉर्डिंग से अलग टाइम में करेंगे, लाइव में थ्योरी वही करेंगे जो कि हम पे रिकॉर्डेड नहीं है या फिर अच्छी नहीं बनी हुई। बाकी हम यहाँ न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल वगैरह दौड़ाएंगे। मेरे बेटा अगला हमारा है न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में तुम्हें दिया गया है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये कह रहे हैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है
तुम्हारे से कह रहे हैं कि चार्ज बताओ 0 से 10 सेकंड में, यहां लिखा हुआ है 0, 4, 10, 14, यहां लिखा हुआ है 5 एम्पियर। मेरे बेटा एक बात याद रख लो, जिस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट होता था क्लास 11th में, उसी तरह से करंट टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ होता है चार्ज। ध्यान से सुनना, करंट टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ है चार्ज। तो उन्होंने पूछा कि बताइए 0 से 10 सेकंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो 0 से 10 सेकंड तक का एरिया निकाल देना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन। तो पैरेलल साइड एक तो है 4 से 10 तक यानी कि 6, और एक है 0 से 10 तक यानी कि 10। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगी बेटा 6 + 10, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 से 5 तक 5। तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू सेपरेशन। तो हाफ इंटू 6 + 10 ब्रैकेट में 6 + 10 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5, ये 10 सेकंड का चार्ज आ जाएगा। अब उन्होंने कहा 0 से 14 सेकंड तक का चार्ज बताओ, तो भैया पूरा एरिया निकाल देना है यहां से यहां तक का, तो वो निकाल लोगे आप और वही आंसर है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है यूनिफॉर्म कॉपर वायर लेंथ 1 मीटर। एक मेरे पास यूनिफॉर्म कॉपर वायर है जिसकी लंबाई दे रखी है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 5 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और इसके अंदर करंट दे रखी है 1 एम्पियर। Assuming there are 8 × 10⁻28 free electrons per meter cube, 1 मीटर क्यूब में 8 × 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यही स्मॉल n है, जो I = NeVd में n था, वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन भी बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो n दे रखा है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल द इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। बताओ इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा। पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालूंगा मैं vd। मेरे बेटा एक बात बताओ, I = NeVd में हमें क्या क्या दे रखा है, मैं हिंट्स दे रहा हूं, कैलकुलेशंस आप करना। I, N, A और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें वैसे ही मालूम है 1.6 × 10⁻⁹, तो Vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा यहां से यहां तक जाने में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लो। तो डिस्टेंस तो जानी है वायर के लेंथ के बराबर, और उसकी वेलोसिटी है Vd, तो L/Vd से निकल जाएगा। तो L आपको दिया हुआ है, Vd मैंने पहले ही निकालना बता दिया कैसे होगा, तो L दिया हुआ है, Vd मैंने बता दिया, दोनों को डिवाइड करके टाइम निकाल देना, आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कई बार वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सीधे सीधे नहीं देते, घुमा फिरा के देते हैं। अगला क्वेश्चन इसी चीज का एग्जांपल है। 8वें न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कि assume that 1 free electron per atom is in copper। वो कह रहे हैं कॉपर में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी कॉपर का हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, ये मेरे पास कॉपर है, उसमें हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने भी इसमें एटम है उतने फ्री इलेक्ट्रॉन देंगे। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एटॉमिक वेट 63.5। एवोगाद्रो नंबर, गौर से सुनो, 6.02 × 10⁻⁶। ठीक है बेटा, 6.6 × 10⁻26 पर किलोग्राम एटम, पर किलोग्राम। ये देखो, तुम कहोगे कि सर हमने तो पढ़ा हुआ है 6.023 × 10⁻23, वो पर ग्राम होता है। ठीक है बेटा, तो ये पर किलोग्राम एटम है, वो पर ग्राम एटम होता है, यानी एटॉमिक मास को ग्राम में ले लो। तो यदि आप पर ग्राम में निकालना चाहते हैं तो 23 लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर ग्राम एटम यानी 1 मोल में, तो 1 मोल में इतने एटम्स हैं, 1 मोल में इतने एटम्स हैं, आप लिख दो 26 तब लोगे जब किलोग्राम एटम, और यदि ग्राम एटम लोगे तो इतना ही आएगा। अब यदि करंट इन द वायर, पहले डाटा समझ रहे हैं, 1.5 एम्पियर है, रेडियस ऑफ द वायर 0.6 मिलीमीटर है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। अभी तक क्या क्या दिया है एक बार सुन लो। डेंसिटी दे रखी है, 1 मोल का मास दे रखा है 63.5, अवोगाद्रो नंबर दे रखा है, ना भी देते ये हमें याद है 6.023 into 10⁻23 हम याद रखे हुए हैं। करंट दे रखी है, वायर का रेडियस दे रखी है, ये वायर है तो इस वायर की रेडियस आपको दे रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहे हैं। मैं सबसे पहले एक बात तो समझ गया कि मेरा फॉर्मूला लगेगा I = NeAVD। जब करंट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करंट का रिलेशन हो तो I = NeAVD लगेगा। उस फॉर्मूले में दिक्कत क्या है मेरे बेटा, I = NeAVD में क्या क्या अवेलेबल है? I 1.5 एम्पियर अवेलेबल है, रेडियस दे रखी है तो एरिया भी निकल जाएगा πr² से, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी अवेलेबल है 1.6 into 10⁻⁻19। यदि मुझे n मिल जाए यानी 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं Vd निकाल दूंगा। तो सारा फोकस n निकालने में हो गया कि 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी n को निकालने के लिए ये 3 चीजें दी हैं, इसीलिए ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एग्जाम में इसे आपको कई बार रिवाइज करना है कि जब आपको डेंसिटी दी हो तो आप n कैसे निकालें। अब आप गौर से सुनो, मुझे बताइए यहां पर डेंसिटी का मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब में इसे 8.9 into 10⁻³ को 8900 लिख देता हूं। डेंसिटी 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 8900 kg मास। मुझे पता लगाना है, मेरी स्ट्रेटजी सुन लो कि 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता लगाना है। मैं पहले पता लगाऊंगा 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, उतने मास में कितने एटम्स हैं और हर उतने एटम्स में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी पहले पता लगाना है 1 मीटर क्यूब में कितना मास है, फिर पता लगाना है उतने मास में कितने एटम्स हैं, और फिर पता लगाना है उतने एटम्स में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 मीटर क्यूब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब जरा ये बताइए 1 मीटर क्यूब में 8900 kg मास है, इसे ग्राम में बदल लो, इतने ग्राम मास है, यानी कि 8.9 into 10⁻6 ग्राम कॉपर है, इसमें मास है। अब अवोगाद्रो हाइपोथेसिस के हिसाब से 1 मोल में 6.023, 1 मोल में 6.02 जब इन्होंने दिया है तो मैं तो वही लिखूंगा into 10⁻23 एटम्स हैं कॉपर के। ये भूल जाओ, अभी ऊपर का मत देखो। 1 मोल में इतने एटम्स हैं, लेकिन इसका 1 मोल 63.5 ग्राम का है। जब मॉलिक्यूलर 1 मोल का मास 63.5 तो 1 मोल का मास 63.5 ग्राम। तो यदि 1 मोल में इतने एटम्स हैं तो 63.5 ग्राम में इतने एटम्स हैं। समझदार को इशारा काफी, 63.5 ग्राम में इतने एटम्स, तो 1 ग्राम में कितने एटम्स? तो जवाब है 6.02 into 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63.5 एटम्स। इतने एटम्स, यदि 1 ग्राम में इतने एटम्स तो 8.9 into 10⁻6 ग्राम में कितने एटम्स? इतने ग्राम में कितने एटम्स? तो 6.02 into 10⁻23 अपॉन 63.5 into 8.9 into 10⁻6 एटम्स। इतने ग्राम में इतने एटम, 8.9 into 10⁻6 ग्राम में इतने एटम, लेकिन 8.9 into 10⁻6 ग्राम तो 1 मीटर क्यूब के एटम्स, 1 मीटर क्यूब का मास था। इतना मास 1 मीटर क्यूब में है, इतने मास में इतने एटम, यानी कि बेटा 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने एटम्स और 1 मीटर क्यूब में इतने एटम्स, और हर एटम ने एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है। तो 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसे सॉल्व कर लेना। 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यदि 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मुझे पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन, वही तो स्मॉल एन होता है। तो यही स्मॉल एन है, तो स्मॉल एन की वैल्यू रख देना। तो इस क्वेश्चन में स्मॉल एन की ही कमी थी वीडी निकालने के लिए, तो स्मॉल एन पुट करके वीडी निकल जाएगा। एक बार क्विक रिकैप, ध्यान से सुनिए, मन लगा के समझिए। क्विक रिकैप, जरा ध्यान, मेरी प्रोसेस पहले इसे छोड़, आप ये समझो कि जब डेंसिटी और 1 मोल का मास पता हो तो कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाली जाए। सबसे पहले डेंसिटी का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब के अंदर का मास। डेंसिटी है 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 8900 केजी मास, जिसे मैंने ग्राम में बदल दिया। 1 मीटर क्यूब में इतना मास, रोक दो। अब 1 मोल 63.5 ग्राम होता है, और 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, यानी 63.5 ग्राम में इतने एटम्स, तो 63.5 ग्राम में अवागाद्रो नंबर के बराबर एटम्स। तो 1 ग्राम में कितने एटम्स निकाल लिए, 8.9 इंटू 10⁻6 ग्राम में कितने एटम्स निकाल लिए, तो मुझे पता चल गया इतने ग्राम में कितने एटम्स। लेकिन मैंने पहले ही बताया था इतना ग्राम 1 मीटर क्यूब में समाया हुआ है, तो 1 मीटर ग्राम क्यूब में इतने एटम्स। अब 1 मीटर क्यूब में जितने एटम उतने फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि 1 मीटर क्यूब में एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने एटम्स उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब है। यदि वो कहते कि एक एटम, कल को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, यदि वो कहते एक एटम 3 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने एटम उसके 3 गुना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n से मल्टीप्लाई हो जाता। यदि वो कहते कि एक एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने एटम वो डबल कर देते, जितने एटम उसके डबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और बाकी वीडियो रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मेरे बेटा ये 1 मीटर क्यूब में आ गया। अच्छा, जब ये आ गया, फिर मैंने I = NeVd लगाया, जिसमें I उन्होंने दे रखा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मैं निकाल चुका हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, रेडियस से एरिया आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अलावा सब पता है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, अब यदि इसी तरह का डेंसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने वाला कोई क्वेश्चन आया, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, जरा तैयार रहो, हो सकता है 10 मिनट के अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए, और बाकायदा नाम लेके पूछूंगा। ऐसे नहीं चलेगा कि मन किया तो बोल दिया, नहीं मन किया नहीं बोला, मन किया तो मुंह खोल दिया, नहीं तो नहीं बोला। बस पूछूंगा वही कि डेंसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना है। चलिए जी, शुरू करते हैं। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया था 7, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये 8 ही हुआ था, ये तो 8 ही हुआ था शायद, हाँ 9 पर आ गए। 9 में दे रखा है कॉपर वायर डायमीटर 2 मिलीमीटर, डायमीटर 2 मिलीमीटर तो रेडियस 1 मिलीमीटर, मीटर में बदल लेना, हैज अ करंट 2.4 एम्पियर, कॉपर हैज 8.5 इंटू 10⁻28 एटम्स पर क्यूबिक मीटर, कॉपर में इतने एटम पर क्यूबिक मीटर हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताइए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है, लेकिन एटम क्यों दिए हैं, उन्होंने आखिरी लाइन में क्या है, एज्यूम ईच एटम प्रोवाइड्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि 1 मीटर क्यूब में इतने एटम हैं और हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 1 मीटर क्यूब में इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैं फिर बता रहा हूं, यदि वो कहते हैं हर एटम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने एटम है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकलता। सिंपल क्वेश्चन, I = NeAVd, जिसमें I नोन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम नोन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, एरिया πr² से निकालना,
लेकिन रेडियस को मीटर में बदलने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में एस्टिमेट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, आपको ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन की निकालनी है। इन अ कॉपर वायर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2.5 into 10⁻⁻7 meter square. Current in the wire is 2.7 ampere. Assume density of conduction electron. बेटा density of conduction electron भी n ही है, 9 into 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। भाई डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या अंतर है, तो यही n है। तो मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, I = NaVd में सारी चीजें हम पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप रख देना। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटॉन्स इन अ कॉस्मिक रे स्ट्राइक द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर पर कॉस्मिक रेज आ रही हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, प्रोटॉन्स इन कॉस्मिक रे स्ट्राइक द अर्थ अपर एटमॉस्फेयर एट अ रेट एवरेज ओवर द अर्थ सरफेस इज 10 प्रोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वो कह रहे हैं कि ये जो कॉस्मिक रे से प्रोटॉन्स आ रहे हैं ये किस रेट से आ रहे हैं, एट द रेट 10 प्रोटॉन्स पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। इस पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर आ रहे हैं और पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में 10 प्रोटॉन आ रहे हैं। पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 1 सेकंड में 10 प्रोटॉन आ रहे हैं अर्थ पर। तो वो कह रहे हैं कि हमारी यदि रेडियस, अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर मानी जाए तो बताइए अर्थ में कितनी करंट पहुंच रही है। तुम जानते हो करंट क्या है, जहां भी चार्ज का फ्लो होगा करंट है, तो यहां भी प्रोटॉन्स का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो करंट है। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द करंट। मेरे बेटा कॉस्मिक रे से बनने, यहां पर एक चीज ध्यान देने की है, उन्होंने एटमॉस्फेयर की थिकनेस को नेग्लिजिबल माना है, तभी अर्थ की रेडियस को ही आप एटमॉस्फेयर की भी रेडियस कंसीडर करेंगे। भाई एक बात, वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर 400 किलोमीटर ऊंचाई तक गया हुआ है, यानी कि हमारे अर्थ की रेडियस अलग है और एटमॉस्फेयर के टॉप की रेडियस अलग है। लेकिन या तो मुझे बताओ, नहीं बताओगे तो फिर अर्थ की रेडियस को ही एटमॉस्फेयर की रेडियस माना जाएगा, यानी एटमॉस्फेयर की थिकनेस को नेग्लिजिबल मान करके सॉल्व करेंगे। तो मेरे को पता लगाना है करंट कितनी आ रही है। एक बात बताओ, 1 सेकंड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ रहे हैं पूरी अर्थ पर। तो तुम्हें मालूम है 1 सेकंड में 10 प्रोटॉन आ रहे हैं, लेकिन वो तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर आ रहे हैं। तो 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 10 प्रोटॉन आ रहे हैं, 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर 2 into 10 प्रोटॉन्स आ रहे हैं, 3 मीटर स्क्वायर एरिया पर 3 into ये आ रहे हैं। तो पूरी अर्थ के एरिया पर कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4πr²। भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर 10 प्रोटॉन्स हर सेकंड, तो 4πr² एरिया पर 4πr² into 10 प्रोटॉन्स पर सेकंड आ रहे हैं। जब इतने प्रोटॉन्स आ रहे हैं तो कितना चार्ज आ रहा है, तो इतने प्रोटॉन्स का चार्ज, यानी कि 10 into 4πr² प्रोटॉन का चार्ज। एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, तो इतने प्रोटॉन्स का चार्ज मल्टीप्लाई करके निकाल लो, इतना चार्ज आ रहा है हर सेकंड। जहां आर क्या है, अर्थ की रेडियस, मीटर में बदल के रखना, अर्थ की रेडियस पाई है 3.14, तो ये अर्थ सरफेस का एरिया था, तो रेडियस भी अर्थ सरफेस की रखेंगे, पाई 3.14 रखेंगे, तो आ जाएगा हर सेकंड आने वाला चार्ज। और हर सेकंड आने वाला चार्ज ही तो करंट है, तो यही करंट है। या वैसे देख लो, I = Q/T में Q तो आप यही रखोगे, टाइम 1 सेकंड रखोगे,
जब टाइम को 1 रखोगे तो ये तो Q के बराबर आ जाएगा, तो जो Q है वही करंट है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कॉपर वायर, ये शीट के डीपीएस का लास्ट न्यूमेरिकल है, डीपीएस का लास्ट न्यूमेरिकल, और कल शीट 2 के न्यूमेरिकल ही होंगे। थ्योरी में सिर्फ वो होगा जिसके वीडियो नहीं भेजूंगा, और अब मैं वीडियो भी परमानेंट नहीं ओपन करूंगा कि 48 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए, मैंने अपने ग्रुप में लिख के भी भेज दिया। कोई भी वीडियो ओपन होगा मैक्सिमम 2 घंटे के लिए, टाइम बता दूंगा कब से कब तक खुलेगा, तो आपको उसी समय पढ़ना है। जनरली रात में ही ओपन करा करूंगा, जिससे कि रात में आप लोग ये ना कह सकें सर हमारा ये बैच था, हमारा स्कूल था, हमारा कुछ था। तो 2 घंटे से ज्यादा कोई वीडियो ओपन नहीं होगी। 12वां क्वेश्चन, तो कॉपर वायर हैज ए रेजिस्टेंस 10 ओम, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है 10 वोल्ट का। कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n दे रखा है, 8 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन तो उसके बाद ऐसे है जैसे खाने के बाद आज बोला भैया I = NEAVD, I की जगह ओम्स लॉ से V/R रख लो, I की जगह V/R रख लो। अब बस देखना शुरू करो सब है या नहीं। V अवेलेबल, R अवेलेबल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद है, एरिया मीटर स्क्वायर में बदल के रखना, बार बार बता रहा हूं अवेलेबल, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बतानी है तो वो निकल ही जाएगी। तो ये जो पहला टारगेट था हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्पीड फास्ट करनी है बेटा, 8 से 10 दिन के अंदर ये खत्म कर दूंगा, 8 से 10 दिन में मैग्नेटिज्म खत्म कर दूंगा। लेकिन ऐसे भी नहीं करनी कि समझ में ना आए। किसी भी दिन पढ़ाने के अलावा आधा पौन घंटे से ज्यादा वीडियो नहीं भेजूंगा, लेकिन वो तो दूंगा जिससे बोर्ड एग्जाम में 1 साल में 2 साल की पढ़ाई कर सके। तो अभी जैसे ही इसे बंद करता हूं, मैं यही रोक रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या टाइम हुआ क्या नहीं हुआ, ना घड़ी बांधता। बंद करते ही 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पढ़ने के लिए वीडियो मिलेगी। टोटल ड्यूरेशन 45 मिनट से ज्यादा नहीं होगा, और वो वीडियो सिर्फ 2 घंटे के लिए खुली हुई होंगी। मिलने के बाद 2 घंटे के अंदर हर हाल में पढ़ करके और ढंग से पढ़ करके मुझे बताइए। और वो सब शीट 2 से होंगे। शीट नंबर 2 की थ्योरी खत्म करनी है आज, जो बच जाएगी वो कल। आज के लिए इतना ही लाइव में।